हे एवरीवन, मैं हूं नम्रता चौहान और आज हम श्रद्धा वॉकर मर्डर केस के बारे में बात करेंगे, जिसमें श्रद्धा के ही बॉयफ्रेंड आफताब ने, जो कि उसका लिव इन पार्टनर भी था, उसी ने श्रद्धा की बॉडी के 35 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में फेंक आया। पर आखिर आफताब ने ऐसा किया क्यों और इतनी बड़ी घटना को उसने अकेले कैसे अंजाम दिया, ये हम आज इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम आफताब अमीन पूनावाला के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दरअसल आफताब का परिवार महाराष्ट्र के वसई में रहा करता था जब उसने इस घटना को अंजाम दिया। आफताब खुद भी ये सब करने के कुछ महीने पहले तक मुंबई में ही रहा करता था, जहाँ से उसकी पढ़ाई लिखाई हुई। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आफताब ने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है और साथ ही साथ उसने मुंबई के ही एक बड़े 5 स्टार होटल से शेफ़ की भी ट्रेनिंग ली हुई है। वो एक प्रोफेशनली ट्रेंड शेफ़ है। आफताब एक कॉल सेंटर में भी लंबे समय तक जॉब कर चुका है और साथ ही साथ वो एक फूड ब्लॉगर भी रह चुका है। अब अगर हम श्रद्धा की बात करें तो श्रद्धा का पूरा नाम श्रद्धा वॉकर था। उसका परिवार महाराष्ट्र के पालघर में रहा करता था, जहां पास में ही श्रद्धा के पिता एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाया करते थे। उनका नाम विकास वॉकर था और माँ का नाम सुमन वॉकर था। श्रद्धा का एक 24 साल का भाई भी है। श्रद्धा के माता पिता की आपस में अनबन होने के कारण श्रद्धा के पिता अपने परिवार से अलग रहते और श्रद्धा और उसका भाई अपनी माँ के साथ रहा करते थे, जिसके चलते श्रद्धा अपने पिता से बात नहीं किया करती थी। श्रद्धा ने मुंबई से ही अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की और 2018 में वो पालघर को छोड़कर मुंबई शहर में आ जाती है और कुछ दिनों तक अपनी दोस्त के साथ मलाड में रहने लगती है और अपने लिए एक अच्छी नौकरी की तलाश में जुट जाती है। श्रद्धा ने मास मीडिया में अपनी डिग्री हासिल की थी। कुछ समय के बाद श्रद्धा को एक मल्टीनेशनल कंपनी में कॉल सेंटर की जॉब का ऑफर आता है और श्रद्धा उस कंपनी में जॉब करने लगती है। जॉब करते हुए श्रद्धा को कुछ महीने ही हुए थे कि श्रद्धा की दोस्ती आफताब अमीन पूनावाला से एक डेटिंग ऐप के जरिए होती है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि आफताब भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में कॉल सेंटर में काम कर रहा है और पार्ट टाइम फूड ब्लॉगर और फोटोग्राफी भी करता है। श्रद्धा और आफताब की बातचीत के दौरान वो दोनों मिलने का तय करते हैं। कुछ मुलाकातों के बाद ही श्रद्धा आफताब को पसंद करने लगती है और दोनों लिव इन में रहने का प्लान बनाते हैं। इन दोनों की दोस्ती मई महीने में ही हुई थी और अक्टूबर का महीना आते आते ये दोनों नायगांव में एक फ्लैट किराए पर लेकर साथ लिव इन में रहने लगते हैं और यहाँ कुछ महीने रहने के बाद ये दोनों वसई में शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ महीने बाद ये दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि ये दोनों शादी करेंगे, जिसके बाद अपनी शादी की बात करने श्रद्धा अपनी माँ से मिलने चली जाती है और उन्हें बताती है कि वो आफताब नाम के लड़के के साथ रह रही है और उसी से शादी करेगी। जिसके बाद श्रद्धा की माँ उसे समझाने लगती है कि दोनों के धर्म अलग अलग हैं, इसीलिए तुम ये शादी मत करो। श्रद्धा की माँ के लाख समझाने के बाद भी श्रद्धा अपनी माँ की एक नहीं सुनती और श्रद्धा की इस बात पर अपने परिवार वालों से बहस हो जाती है और श्रद्धा गुस्से से अपने परिवार वालों से ये कहकर निकल जाती है कि अगर आप लोग राजी नहीं भी होंगे तो भी मैं आफताब से ही शादी करूंगी और मैं अब आपकी बेटी नहीं हूँ। और श्रद्धा आफताब के पास वापस चली जाती है। कुछ महीनों बाद जनवरी 2020 में अचानक श्रद्धा की माँ की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने के कारण हो जाती है। जब श्रद्धा को ये बात पता चली तो वो अपनी माँ के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अपने घर वापस आ जाती है और कुछ दिनों के बाद वापस आफताब के पास चली जाती है। अब तक तो श्रद्धा और आफताब के बीच सब कुछ सही ही चल रहा था, लेकिन जब जब श्रद्धा आफताब से शादी की बात करती है, आफताब उसे टालता रहता है। इस बात को लेकर दोनों में काफ़ी लड़ाई झगड़े भी होते थे और इन्हीं झगड़ों में आफताब श्रद्धा पर कभी कभी हाथ भी उठा दिया करता था। ये सारी बातें श्रद्धा अपनी एक सहेली से शेयर करती रहती थी कि आफताब उसे मारता और धमकाता है और एक बार तो श्रद्धा ने अपनी सहेली से कहा कि वो आफताब की कंप्लेन पुलिस में करने जा रही है और अब वो आफताब के साथ नहीं रह सकती। लेकिन श्रद्धा कुछ करती उसके पहले ही आफताब उससे माफ़ी मांग लेता है और उसे मना लेता है और दोबारा ऐसा ना करने की कसमें खाता है। श्रद्धा एक बार फिर से उसे माफ़ कर देती है। कुछ महीनों तक सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है, लेकिन जुलाई 2021 में आफताब श्रद्धा को बहुत बुरी तरीके से मारता है, मगर इस बार भी आफताब श्रद्धा को मना लेता है और 2022 आते आते आफताब और श्रद्धा हिमाचल की ट्रिप पर जाने का प्लान बनाते हैं और फरवरी के आखिर में इस ट्रिप के लिए निकल भी जाते हैं। जब आफताब और श्रद्धा इस ट्रिप से लौटे उसके कुछ दिन बाद एक बार फिर श्रद्धा ने आफताब के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। इस बार आफताब अपने घर जाकर अपने घर वालों से अपनी और श्रद्धा की शादी की बात करता है,
जिस पर आफताब के घर वाले भी धर्म अलग अलग होने के कारण इस रिश्ते से मना कर देते हैं और आफताब को इस रिश्ते को खत्म कर देने को कहते हैं। आफताब वापस आकर श्रद्धा को सारी बात बताता है और कहता है कि तुम मेरे साथ मुंबई छोड़कर दिल्ली चलो, क्योंकि अगर हम यहाँ रहेंगे तो कभी शादी नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद श्रद्धा और आफताब 8 मई 2022 को दिल्ली आ जाते हैं और कुछ दिनों में अपने एक दोस्त की मदद से छतरपुर इलाके में एक फ्लैट लेकर साथ ही में रहने लगते हैं। श्रद्धा की माँ की मौत के बाद उसकी कभी अपने पिता और भाई से बात नहीं हुई, पर श्रद्धा के कुछ दोस्त ऐसे थे जो कि श्रद्धा से बात कर कर उसके बारे में उसके पिता और भाई को उसकी जानकारी दिया करते थे और श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट से भी उसके पिता और उसके भाई को उसके बारे में पता लग जाया करता था कि श्रद्धा अभी कहाँ है और क्या कर रही है। अब समय आया जून 2022 का, जब श्रद्धा का एक दोस्त श्रद्धा के भाई को फ़ोन करके बताता है कि कुछ महीनों से उसका श्रद्धा से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है, अगर उसका कोई दूसरा नंबर हो तो वो उसे दे दे। इसके बाद श्रद्धा का भाई भी नोटिस करता है कि श्रद्धा का इंस्टाग्राम अकाउंट भी पिछले 1-2 महीने से इनएक्टिव है, लेकिन इस दौरान वो इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन ज़रूर आती है। लेकिन जब उसका भाई श्रद्धा को फ़ोन करता है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। ऐसे में श्रद्धा के भाई और पिता को कुछ अनहोनी होने की आशंका होने लगती है। वो दोनों श्रद्धा के कुछ दोस्तों से बात करने की कोशिश करते हैं तो श्रद्धा का एक दोस्त बताता है कि श्रद्धा से कभी कभी चैटिंग हो जाती है, पर उससे कॉल पर बात किए हुए 1-2 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है। जब श्रद्धा के पिता और भाई अपनी सारी कोशिशों में नाकाम हो जाते हैं तो थक कर वो 6 अक्टूबर 2022 को वसई पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। शुरुआती जांच के बाद 12 अक्टूबर 2022 को ये केस वसई से मानिकपुर पुलिस स्टेशन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहां जांच पड़ताल में पता लगता है कि श्रद्धा कुछ समय से आफताब के साथ रह रही है। पुलिस आफताब का मोबाइल नंबर निकलवाती है और फ़ोन पर ही आफताब से श्रद्धा के बारे में पूछताछ करती है, जिसमें आफताब बताता है कि 22 मई 2022 को श्रद्धा और उसकी काफ़ी लड़ाई हुई, जो कि हाथापाई तक पहुंच चुकी थी। जिसके बाद श्रद्धा अपना सारा सामान लेकर ये कहकर चली गई कि मुझसे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। आगे आफताब बताता है कि उसके बाद से श्रद्धा कहाँ गई उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि उसके बाद उसने कभी भी श्रद्धा को फ़ोन नहीं किया। आफताब की ये बात पुलिस को थोड़ी कन्विंसिंग तो लगती है, पर फिर भी आफताब के नंबर को पुलिस सर्विलेंस पर डाल देती है। हालांकि उससे भी कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिल पाता। लेकिन फिर एक बार 3 नवंबर 2022 को आफताब को दिल्ली से मुंबई आकर थाने में पेशी देने को कहा जाता है, जहां आफताब से फिर से पूछताछ की जाती है। लेकिन इस बार भी आफताब अपने पुराने बयान पर टिका रहा और पुलिस को इस बार भी कोई पुख्ता सबूत ना मिल सका, जिसके चलते आफताब को छोड़ दिया गया। जिसके बाद वो वापस दिल्ली आ जाता है, पर दिल्ली पुलिस का शक अब भी आफताब पर कायम था, जिसके चलते 8 नवंबर 2022 को एक बार फिर आफताब को दिल्ली पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। लेकिन इस बार आफताब बुरी तरीके से फंस चुका होता है, क्योंकि आफताब ने अपने दोनों बयानों में बताया था कि 22 मई को उसका और श्रद्धा का बड़ा झगड़ा हुआ था और थोड़ी हाथापाई भी हुई थी, जिसके बाद श्रद्धा अपना सारा सामान लेकर वहां से चली गई थी। पर जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो उसमें उन्हें पता लगता है कि अगर आफताब के मुताबिक श्रद्धा 22 मई को ही अपना सारा सामान और फ़ोन लेकर चली गई थी, तो 26 मई को श्रद्धा के मोबाइल से एक बैंकिंग ऐप के थ्रू श्रद्धा के बैंक अकाउंट से आफताब के अकाउंट में 54,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए थे और इस ट्रांजैक्शन के दौरान भी मोबाइल की लोकेशन एग्जैक्ट उसी जगह की थी जहां श्रद्धा और आफताब रहा करते थे। इसके बाद जब श्रद्धा के इंस्टा अकाउंट की डिटेल्स निकाली गई तो उसमें पता लगता है कि श्रद्धा का सोशल मीडिया अकाउंट मई के आखिरी तक भी उसी लोकेशन से हैंडल किया जा रहा था और श्रद्धा के दोस्तों से भी कभी कभी चैटिंग की जा रही थी। पुलिस ने आफताब से सवाल किया कि अगर 22 मई को श्रद्धा वहां से जा चुकी थी तो कैसे उसका फ़ोन 26 और 31 मई को इसी घर पर ऑन हुआ और उससे ट्रांजैक्शंस किए गए। आफताब के जवाबों के हेरफेर को देखकर पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है और पुलिस की सख्ती के आगे आफताब की चालाकी बिल्कुल नहीं चलती और आफताब अब जो खुलासा करता है उसे सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। आफताब बताता है कि जब ये दोनों दिल्ली आए तो 18 मई 2022 की शाम को अचानक इन दोनों में घर के खर्चे और काम को लेकर बहस छिड़ जाती है और यही बहस आगे चलकर हाथापाई में बदल जाती है
और ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि आफताब श्रद्धा को जोर से धक्का देकर जमीन पर पटक देता है और उसके ऊपर चढ़कर अपने दोनों हाथों से पूरा जोर लगाते हुए श्रद्धा का गला दबा देता है जब तक कि वो मर नहीं जाती। और कुछ देर तक वहीं बैठने के बाद आफताब लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग करने लगता है। इन सब में काफ़ी रात हो चुकी थी, इसीलिए वो पहले तो बाहर से खाना ऑर्डर करता है और बियर भी ले आता है और श्रद्धा की लाश के बगल में ही बैठकर वो खाना खाता है और बियर भी पीता है और रात में श्रद्धा की लाश के पास ही सो जाता है। अगली सुबह उठकर आफताब श्रद्धा की लाश को बाथरूम में ले जाकर बंद कर देता है और इंटरनेट पर लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए ये पता करना शुरू करता है और थोड़ी देर बाद बाहर से 300 लीटर का बड़ा सा फ्रिज लेकर आता है और साथ ही एक आरी भी खरीद कर लेकर आता है और एक और दुकान पर जाकर कचरा फेंकने के लिए इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक बैग्स, परफ्यूम, रूम फ्रेशनर, फ्लोर साफ करने के लिए तरह तरह के केमिकल्स आदि चीज़ें लेकर आता है। आफताब अपना लाया हुआ फ्रिज भी खुद ही इंस्टॉल करता है और सबसे पहले आफताब उस बाथरूम में जाकर सभी नल और शावर को खोलकर श्रद्धा के शरीर के टुकड़े करना शुरू करता है, क्योंकि उसने इंटरनेट पे शरीर के किन अंगों को सबसे पहले ठिकाने लगाना है ये भी जानकारी ले ली थी। इसलिए सबसे पहले वो श्रद्धा के पेट को काट कर उसके अंदर से सारे अंगों को पॉलीथीन में भर लेता है और ये सब करने के बाद वो उन शरीर के टुकड़ों को फ्रिज में भर देता है। और इतना सब कुछ करते हुए आफताब के हाथ जरा भी नहीं कांपे। इतना सब करने के बाद उसे जोरों की भूख लगने लगती है तो वो ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता है और बाहर जाकर दूध, बियर और सिगरेट्स लेकर आता है। आधा खाना खाकर वो बचा हुआ खाना उसी फ्रिज में रख देता है जिसमें उसने श्रद्धा के टुकड़े रखे हुए थे। आफताब ने आधी लाश के टुकड़े किए और बड़ा हिस्सा वैसे ही रख दिया और बदबू ना आए इसीलिए उसने घर में परफ्यूम और कई तरह के केमिकल छिड़क दिए और फ्रीज़र के निचले हिस्से में उस आधे शव के टुकड़े को रखा जिसे काटना अभी बाकी था। ये सब करने के बाद आफताब पूरे घर की बहुत अच्छी तरह सफाई करता है ताकि एक भी खून का धब्बा या कोई सबूत ना छूट पाए। इसके बाद रात के लगभग 2 बजे आफताब अपने बैग में श्रद्धा के पेट के हिस्सों वाली पॉलीथीन रखता है और सन्नाटे में छतरपुर के जंगल की ओर निकल जाता है और उन थैलियों को अंदर जंगल में पूरी ताकत के साथ दूर तक फेंक आता है। जब वो जंगल की ओर जा रहा था तब कई लोगों ने उसे देखा भी, पर किसी को किसी से क्या मतलब, यही सोचकर शायद किसी ने भी आफताब को नहीं रोका। हत्या करने के 18 दिनों तक आफताब ये सब करता रहा। आफताब कितना घिनौना इंसान है इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगाइए कि जब तक उसने श्रद्धा के सर को डिस्पोज नहीं किया था तब तक वो रोज़ श्रद्धा के चेहरे को देखा करता था और कई बार तो उसने श्रद्धा के चेहरे का मेकअप भी किया और जब वो श्रद्धा के सर को डिस्पोज करने लगा तो उसने उसके चेहरे को पूरी तरीके से जला दिया ताकि गलती से भी कोई पहचान ना सके कि ये श्रद्धा का चेहरा है। आगे आफताब बताता है कि श्रद्धा की हत्या के बाद वही उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को हैंडल कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर अचानक श्रद्धा इंस्टा पर इनएक्टिव हो जाती है तो उसके पिता, भाई और दोस्तों को शक हो जाएगा। इसलिए श्रद्धा की हत्या के 3 महीने तक भी वो उसका अकाउंट हैंडल करता रहा और उसके दोस्तों से भी बात करता रहा, पर वो ये भूल गया कि श्रद्धा का मोबाइल उसी लोकेशन पर एक्टिव होने के कारण वो पकड़ा भी जा सकता है। 3 महीने तक ये सब करने के बाद जब आफताब मुंबई जाने को निकला तो रास्ते में उस फोन को भी फेंक देता है जो कि श्रद्धा का था। इसके अलावा जिस आरी से उसने श्रद्धा के टुकड़े किए उस आरी को भी उसने कहीं दूर नाले में जाकर फेंक दिया और अपने पुराने फ़ोन को भी आफताब किसी को बेच देता है ताकि पुलिस उसमें से सबूत इकट्ठे ना कर पाए। इसी बीच आफताब ने एक और लड़की को उसी डेटिंग ऐप के जरिए फंसाकर अपने उसी फ्लैट पर बुलाया था जहां पर श्रद्धा के टुकड़े किए हुए थे। जब जब वो लड़की आफताब के फ्लैट पर आती तो श्रद्धा के टुकड़ों को फ्रिज में से निकालकर आफताब अलमारी में रख दिया करता था और इसी तरह आफताब ने कम से कम 20 लड़कियों को अपने जाल में फंसाया और उसी फ्लैट पर बुलाया। इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन और आफताब को गुनहगार साबित करने के दौरान पुलिस को ये साबित करना बहुत मुश्किल हुआ कि जो टुकड़े उन्हें मिले वो श्रद्धा की ही बॉडी के थे। आप इस पूरे केस के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।